तो ये कहानी है 40 साल के एक लेजेंडरी हिटमैन की, जिसे मानना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन इसके साथ एक ऐसा कांड हो जाता है जिससे ये एक 13 साल का बच्चा बन जाता है, लेकिन इसका दिमाग अभी भी वही हिटमैन वाला है। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इसे एक मिशन मिला होता है, जो कि है नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाना। लेकिन ट्विस्ट ये है, भले ही वो बाहर से एक स्टूडेंट दिख रहा हो, लेकिन अंदर से वो एक प्रोफेशनल किलर है। और अब उसकी लाइफ 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक उसका स्कूल और एक है उसका रियल वर्ल्ड। अब देखना ये है कि कैसे ये अपनी दोनों चीजों को मैनेज करेगा, वो भी अपनी आइडेंटिटी को बिना रिवील किए। तो इस एनिमे की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो एक मिशन पे आया होता है। फोन पर उसे कोई ये बता रहा होता है, जिस मिशन पे तुम आए हो यहाँ पर तुम्हें कुछ लोग भी मिल सकते हैं और हो सकता है तुम्हें उनसे फाइट भी करनी पड़े, तो हाँ संभल के जाना। अब ये एक बिल्डिंग में आ गया था जहाँ पे एक दो नहीं बल्कि काफी सारे बंदे होते हैं। ओए 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 रुक जा वहीं पर, तू कहाँ चला रहा है, ये कोई पार्क नहीं है। लेकिन ये बंदा किसी को भी कोई जवाब नहीं देता। अब ये गन वाला बंदा इसे शूट करने वाला होता है, लेकिन ये बूढ़ा बंदा उल्टा इसे ही शूट कर देता है, जिसके बाद वो यहाँ की सारी लाइटों को फोड़कर कुछ ही पलों में इन सारे बंदों को ठिकाने लगा देता है। और यहाँ पर एक मोटा सा बंदा भी था जिसकी काफी ज्यादा फट गई थी और वो सूटकेस लेके यहाँ से निकल ही रहा होता है, लेकिन ये बूढ़ा आदमी उसके सामने आ जाता है। ये उस पर फायरिंग भी करता है, लेकिन अगले ही पल वो उसके पीछे था और ये इस मोटे को एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद ये उसका सूटकेस लेकर अब बाहर आ गया था। यहाँ पर इसका एक फ्रेंड भी होता है और वो इसका पासवर्ड खोलता है। इन्हें ऐसा लग रहा होता है कि जरूर इसमें कोई कीमती चीज होगी, लेकिन इसके अंदर रैक्स का एक छोटा सा छत्ता था। और अब घर जाने से पहले ये लोग कुछ खाने लगते हैं। हम अपने हिटमैन को देखते हैं, इसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये बस अपनी लाइफ ऐसे ही काट रहा है, इसकी लाइफ में कोई भी मजा नहीं रहा। फिर अगले दिन ये अपने अपार्टमेंट में आ गया था। रास्ते में जाते हुए ये एक बच्चे से टकरा जाता है। वो बच्चा इसे देखकर काफी ज्यादा डर गया था और वो चिल मिला के यहाँ से भाग जाता है। अब जूजो को ये समझ नहीं आता कि आखिरकार बच्चों को इससे इतना ज्यादा डर क्यों लगता है। और हाँ, इस बंदे का नाम जूजो है, जो कि अब पता चल गया है। इसके रूम में आने के बाद हमें पता लगता है कि सच में इसकी लाइफ काफी ज्यादा झंडा है, क्योंकि इसकी एक फैमिली भी है, लेकिन इसकी वाइफ और इसकी बेटी इसके साथ नहीं रहते। तभी दरवाजे पे कोई आता है। ये लॉक खोलने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी एक वास्प पाकर इसके गले पे काट लेती है और इसका दर्द काफी ज्यादा होता है। और जूजो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि ये वास्प काफी ज्यादा अलग है। अब एकदम से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब कुछ देर बाद जब उसे होश आता है, वो एक लैब में होता है और एक लेडी साइंटिस्ट उसे ये पूछती है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। और वो जवाब देता है, मेरा नाम है जूजो ओगामी। और वो पूछती है, वैसे हम दोनों का रिश्ता क्या है। अरे ये तो सबको पता है कि तुम मेरी एक्स वाइफ हो। हाँ, ये देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। अब ये लेडी उसे एक मिरर देती है और जैसे ये अपना फेस उसमें देखता है, इसकी फटके 4, 8, 12 सारी हो जाती हैं, क्योंकि अब ये एक बच्चा बन चुका है। वही जूजो जो कि एक बूढ़ा सा था। और वो अपनी एक्स वाइफ से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, तुम्हें मुझे ठीक करना ही होगा। और वो कहती है, हाँ तुम टेंशन मत लो, हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसे ठीक करने में कई साल भी लग सकते हैं। अब जूजो काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था, क्योंकि इस बच्चे की बॉडी में वो अपना हिटमैन वाला काम नहीं कर सकता और वो इस काम को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि इस काम के पैसों से ही उसका घर का खर्चा चलता है। और अब इसके बॉस का फोन आया होता है। ये उठाकर उनसे बात करता है, लेकिन इसके बॉस उसकी आवाज नहीं पहचानते। अबे छोटी बच्ची हो क्या, किसने फोन उठाया है, चलो ओगामी से बात कराओ। अबे सर यार मैं ही बात कर रहा हूँ, ये मेरी आवाज थोड़ी चेंज हो गई है, समझा करो यार बात। वो अच्छा, वैसे मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता लगा है और उसे देखकर अब हम तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकते। अबे बॉस यार क्या बात कर रहा है, सारा खर्चा मेरा इसी काम से चलता है, तुम एक बार मुझे आजमा के तो देखो। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक नई असाइनमेंट दे रहा हूँ, अगर तुमने इसमें अच्छा करा तो हम तुम्हें काम से नहीं निकालेंगे। और अब भाई ये काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि इसका बॉस इसे जॉब से नहीं निकाल रहा है। लेकिन जब इसे असाइनमेंट का पता लगता है तो इसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। इसके बॉस ने एक मिशन दिया होता है कि इसकी बेटी को एक स्कूल में एडमिशन लेना है, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले ओगामी यानी कि जूजो उस स्कूल में एडमिशन ले और चेक करे कि क्या वो स्कूल इसकी बेटी के लिए परफेक्ट है, क्या वो वहाँ पे सेफ रहेगी। लेकिन भाई ओगामी इस चीज के लिए रेडी नहीं था। उसके तो यहाँ पे पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि इसने तो खुद ही अपना स्कूल पूरा नहीं किया था और अब इसे दोबारा से स्कूल जाना होगा। और इसकी वाइफ इससे पूछती है, क्या सच में अब तुम स्कूल जाओगे, लेकिन तुमने तो अपना स्कूल को पूरा भी नहीं किया था। और भाई ये बंदा स्कूल इसलिए भी नहीं जाना चाहता क्योंकि इसकी दोस्ती बच्चों से नहीं होती, बल्कि ये अपने से बड़े लोगों से जल्दी दोस्ती कर लेता है। और जूजो ओगामी
ये कहता है एक मिडिल क्लास इंसान के पास ज्यादा चॉइस नहीं होती, उसे बस पैसे कमाने के लिए वही घिसा पिटा काम करना पड़ता है। तो अब मुझे स्कूल जाना ही होगा। अब स्कूल जाने के लिए ओगामी के दोस्त ने उसे एक चश्मा दिया होता है जिसके थ्रू वो उसे देख सकता है और सारी बातें सुन सकता है और ये लोग आपस में भी बात कर सकते हैं। और अब ये स्कूल में आ गया था जहाँ पर काफी सारे बच्चे होते हैं। अब स्कूल में प्रिंसिपल सभी बच्चों का यहाँ पे स्वागत करते हैं, जिसके बाद एक एक करके सभी बच्चे यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। और अब बारी आई थी जूजो की, जो कि काफी ज्यादा नर्वस था क्योंकि आज तक उसने ऐसा काम कभी नहीं किया और अब उसे यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देना होगा, जिसकी काफी ज्यादा फट रही होती है। लेकिन उसका दोस्त चश्मे के थ्रू उसे मोटिवेट कर रहा होता है, जिसके बाद वो यहाँ पे कुछ बोलना स्टार्ट करता है, लेकिन बीच में वो कुछ ऐसा बोल देता है जिससे सभी लोग उसे यहाँ पे घूरने लगते हैं। उसने अपनी हॉबीज में बताया होता है कि उसे हथियार रखना भी पसंद है और सभी लोग ये बात कर रहे होते हैं, अबे ये कोई जेल वेल से आया क्या? मुझे शकल से तो ये शरीफ लग रहा है लेकिन काम इसके गुंडे वाले लग रहे हैं। अब जूजो का दोस्त उसे सुनाने लगता है, अबे भाई ये क्या कर रहा है? यहाँ पे पहले दिन ही बेइज्जती करवाएगा क्या? जा इस चीज को ठीक कर। अरे हाँ, मैंने कहा था ना कि मुझे हथियार पसंद है, लेकिन असल वाले नहीं बल्कि गेम में। और ये सुनने के बाद बच्चे और भी ज्यादा अजीब रिएक्ट करने लगते हैं क्योंकि इसके फेस का एक्सप्रेशन कुछ अलग ही बता रहे होते हैं। और इस तरह इस बेचारे का पहला दिन स्कूल में खत्म होता है। ये अपने शूज निकाल के रैक में रख रहा होता है, तभी एक लड़की आकर इससे टकराती है और उसकी फ्रेंड उसे ये कहती है, अरे यार देख के चल ले, इससे क्यों टकरा रही है? ये अभी अपना हथियार निकाल के तुम्हें शूट कर देगा। और ये हंसती हुई यहाँ से निकल जाती है। मतलब कि भाई जहाँ बंदे का टोरा जमना चाहिए था वहाँ इसकी बेइज्जती हो रही है। और इसका दोस्त ये कह रहा होता है, ले भाई पहले दिन ही बेइज्जती करवा ली। और घर पहुँचने के बाद ये देखता है कि कोतात्सु ने इसके लिए काफी टेस्टी खाना बनाया होता है और ये इसका दोस्त नहीं है बल्कि ये इसका चेला है जो कि इसके साथ ही रहता है और ये इसकी मॉम की तरह बिहेव कर रहा होता है। देखो अब तुम स्कूल जाने लग गए हो तो खाना खाने के बाद तुम्हें होमवर्क भी करना होगा। और जूजो से कहता है, अबे बस कर यार, मेरी मॉम बनने का ट्राई मत कर, माना कि मैं एक बच्चा बन चुका हूँ लेकिन भाई हूँ तो मैं तेरा बॉस ही ना। और कोतात्सु कहता है, अरे बॉस मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, अगर आप बच्चों की तरह बिहेव करोगे तो कोई भी आपको पहचानेगा नहीं और आपके लिए अच्छा ही होगा। फिर अगला सीन हम फिर से स्कूल का देखते हैं जहाँ पे जूजो की मैथ की क्लास चल रही होती है और इसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था और बैठा बैठा ये सोच रहा होता है, अरे यार इससे सही तो मेरी हिटमैन वाली लाइफ थी, कम से कम मैं कुछ न कुछ करके पैसे तो कमा लिया करता था, यहाँ तो मेरे कुछ घंटे पल्ले नहीं पड़ रहा है। और शुरू से ही इसे पढ़ना लिखना पसंद नहीं है, लेकिन उस वास्प के काटने के बाद इसकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस आए हैं। इसकी सोचने समझने की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और जैसे ये बोर्ड की तरफ देखता है इसे सारा कुछ आसानी से समझ आ जाता है और अब इसे पढ़ाई में भी मजा आने लगता है और उसे सारे ही सब्जेक्ट काफी अच्छे से समझ आ रहे होते हैं। और जब भी उसे फ्री टाइम मिलता है तो वो अपनी पुरानी लाइफ को साइंस से कंपेयर करने लगता है कि जब भी वो बुलेट फायर करता था तो उसमें क्या क्या हुआ करता था और क्या चीज कैसे चलती थी। और ये इस चीज का अफसोस करने लगता है कि पहले वो क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि पढ़ाई तो काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। फिर हम रात में उसके घर का सीन देखते हैं जहाँ पे कोतात्सु खाने के लिए जूजो को बुलाने के लिए आया होता है, लेकिन वो देखता है उसका बॉस तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है और जूजो से कहता है, अबे यार मुझे परेशान मत करो, मुझे अपना होमवर्क करना है और हाँ कल की क्लास के लिए तैयारी भी करनी है। अब कोतात्सु को समझ नहीं आता कि इसके बॉस के साथ हुआ क्या है। कल तो भाई ये पढ़ाई से भाग रहा था, आज ये खुद ही सारा कुछ कर रहा है। और ऐसे ही ये नॉर्मल डेज की तरह अब अगले दिन भी अपने स्कूल जाता है, लेकिन आज स्कूल में कुछ ऐसा होता है जो कि इसने सोचा भी नहीं था। बाहर हम एक नंगे आदमी को देखते हैं जिसने पांडा वाला मास्क पहना होता है और ये यहाँ पे लोगों को मार रहा होता है। सभी टीचर्स स्टूडेंट को अंदर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि ये उन्हें भी परेशान कर रहा होता है। जिसके बाद ये बंदा कुछ लड़कियों को देखता है जो कि इसकी वीडियो बना रही थी। अब ये उनके पास आकर अपने अंडरवेयर पे हाथ रख लेता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये उनके सामने पूरा ही नंगा हो जाएगा। वहीं जूजो और उसका दोस्त ये सारा कुछ देख रहे होते हैं और ये वही लड़कियां थी जिन्होंने जूजो का मजाक बनाया होता है। कोतात्सु उसे मना करता है कि तुम्हें इनकी हेल्प नहीं करनी, इन्हें ऐसे ही रहने दो। लेकिन भाई वो बंदा ठरकी इनके सामने गलत गलत हरकतें कर रहा होता है। अरे इनकी बराबर की तो मेरी लड़कियां हैं, मुझे इनकी हेल्प करनी ही होगी। वो उस बंदे के सामने एक बॉक्स फेंकता है और 3-4 बुलेट वहाँ पे फायर कर देता है, जिससे यहाँ पे धुआं धुआं हो गया था। और फिर वो उसके जाके एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन इससे इस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ होता क्योंकि जूजो अब एक बच्चे की बॉडी में है, तो भाई यहाँ पे उसे थोड़ा बहुत तो जोर लगाना पड़ेगा। जिसके बाद ये ठरकी अपने अंडरवेयर में से एक बॉम्ब निकाल लेता है और जूजो वो बॉम्ब देखकर कहता है, अबे साले ठरकी ये बॉम्ब रखने के लिए तेरे को और कोई जगह नहीं मिली। और वो उसके अंडे फोड़ देता है और वो बॉम्ब साइड में फेंक देता है। और ऐसे इसने इन लड़कियों को बचा लिया था। वो लड़कियाँ इसे सामने देखती है और इससे पूछती है, जूजो
क्या तुमने हमारी जान बचाई? क्या जान? नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। अब ये यहाँ पे ठरकी अपने अंडे पकड़ के पड़ा होता है। सारे लोग काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं और ये न्यूज सारी जगह फैल गई थी। जूजो की एक्स वाइफ भी ये न्यूज देख रही होती है और वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश थी। अब अगले दिन सभी बच्चे एक क्लास का अनऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि सभी का होता है, आपका भी होगा ही। और यहाँ पे कुछ बच्चे भी थे जो कि जूजो को पसंद नहीं करते, तो वो इसे ऐड करने से मना कर रहे होते हैं। लेकिन वो दो लड़कियां जिसे जूजो ने बचाया था, वो इसके पास जाके उसे ये पूछने लगती है, ही हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, क्या तुम उसमें ज्वाइन होना चाहोगे? लेकिन जूजो सोचता है, अबे यार इनको ज्वाइन करके मैं क्या करूंगा, वैसे भी मैं इनसे बात कहाँ करूंगा। लेकिन फिर भी वो उनका मन रखने के लिए हाँ बोल देता है। अब जैसे वो घर जाता है, वो देखता है कि फोन पे काफी सारी नोटिफिकेशन आई हुई है और सारे लोग यहाँ पे बातें करने में लगे हुए हैं और वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और वो अपने दोस्त से कहता है, अब यार इसे किसी तरीके से बंद कर वरना मैं इसे फोड़ दूंगा। और कोतात्सु कहता है, अरे बॉस, नए जमाने के बच्चे ऐसी ही बात करते हैं, आप तो पुराने जमाने के हो, आपको क्या ही पता होगा। जिसके बाद वो थोड़ी हवा खाने के लिए बाहर आ गया था और वो ये सोच रहा होता है, ये लाइफ भी काफी अच्छी है। अब अगले दिन जूजो दोबारा से स्कूल जा रहा होता है। उसका दोस्त कहता है, अरे क्या यार बॉस, बार बार पढ़ते ही रहते हो, जरा आसपास की हरियाली तो देख लो। कोतात्सु, मैंने अपने टाइम में बहुत हरियाली देखी है, बस मुझे अब पढ़ने दे। अब वो अंदर जाके अपनी सॉक्स उतार के रख रहा होता है, तभी वो दोनों लड़कियां यहाँ पे टपक जाती हैं। हेलो हैंडसम, गुड मॉर्निंग। लेकिन भाई इस बंदे की गुड मॉर्निंग तो बैड लग रही होती है, क्योंकि इसका मुंह ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इसने लड्डू भर रखे हों। अब ये इन दोनों चिंकी मिंकी के साथ क्लास में जाने लगता है। आज पहली बार उसकी नजर क्लास की एक लड़की पे जाती है जिसका नाम है नोरैन। और ये लड़की ना पढ़ाई में भी और स्पोर्ट्स में भी काफी ज्यादा अच्छी है, जिस वजह से सभी लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब कि भाई इसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। लेकिन भाई इस लड़की को तो इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो तो बस अकेली रहना पसंद करती है। और जूजो को जैसे पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मिस्टुका ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट की बेटी है, तो उसे ना चाहकर भी इस लड़की से दोस्ती करनी पड़ती है, क्योंकि भाई इसकी असाइनमेंट ही यही है, मतलब कि लड़की पटाओ, नहीं लड़की को देखो यार, मतलब देखभाल करनी है। अब वो उसके पास जाकर कहता है, हेलो क्यूटी, कैसी हो? और वो उसे गुस्से में देखकर कहती है, अबे चंपू सी, तुझे और कोई काम नहीं है, दिख नहीं रहा है मैं पढ़ रही हूँ। तो भाई ये चुपचाप मुंह बना के यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद इनकी साइंस क्लास थी। अब ये बाहर जा रहा होता है और फिर वहाँ पे फूट फूट कर रोने लगता है, मतलब कि इतना बड़ा होकर भी एक लड़की से रिजेक्ट होके आ रहा है, इसने तो इज्जत का भाजीपा लगा दिया। जिसके बाद वो चिंकी मिंकी भी यहाँ पर आ गई थी। वो इससे पूछती है, अबे ओए ये जमीन क्यों चाट रहा है? फिर चलते हुए ये बताने लगता है, दरअसल वो नोरैन से मुझे दोस्ती करनी है, वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा तो ये बातचीत है, लेकिन तुम गलत मछली पकड़ रहे हो, क्योंकि वो पढ़ने में भी काफी ज्यादा बढ़िया है और साथ में स्पोर्ट्स में भी काफी ज्यादा अच्छी है। और कोई भी लड़का अगर उस पर ट्राई करता है तो भाई वो उसका वहीं पे इनकाउंटर कर देती है। और ऊपर से वो इतनी ज्यादा रिच है कि कोई भी उसकी दोस्त नहीं है, इसलिए उसको अकेले टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। अब इतना सारा कुछ सुनने के बाद भाई ये तो अपने घर के लिए निकल गया था। अब रास्ते में भाई को भूख लगने लगती है, तो कुछ खाने के लिए वो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आ गया था। लेकिन सामने यहाँ पे नोरैन थी जो कि पार्ट टाइम यहाँ पे काम करती है। अब इस पगलेट को भी समझ नहीं आता कि ये क्या बोले, तो वो चुपचाप जाके यहाँ पे बैठ जाता है। अब नोरैन उसे पानी ला के देती है और ये सोच रहा होता है, अबे क्या सच में ये उस प्रेसिडेंट की बेटी है? और अब वो इसके लिए रामेन भी लेकर आ गई थी। और जैसे ये रामेन को खाता है, ये भाई हवा में उड़ने लगता है, मतलब कि इसने आज तक ऐसी रामेन काफी टाइम पहले खाई थी, वो भी अपने घर में। तब इसकी मॉम इसके साथ रहा करती थी और इसे ये रामेन काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। नोरैन उसे रुकाते हुए कहती है, ये खत्म करने के बाद मुझे बाहर मिलना। अब ये लड़की सिर पकड़ के उससे ये कहने लगती है, अबे नल्ले, तुझे और कोई जगह नहीं मिली, यहीं पे आके तुझे रामेन खानी थी? अरे क्या बोलूं, यहाँ की रामेन काफी ज्यादा बढ़िया है और ये मेरे घर के पास ही था, तो मैं यहाँ पे आ गया। और वैसे मुझे भी क्या पता था कि तुम यहाँ पे काम करती हो, मैं तो बस चलता फिरता यहाँ पे आ गया था क्योंकि मुझे भूख लगी थी। और हाँ, टेंशन मत लो, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ पे काम करती हो। हाँ, ये तुमने सही कहा, इस बात को तुम सीक्रेट रखना। अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई फिर तुम देख लेना, तुम बचने नहीं वाले। अब ये लोग घर की तरफ चलने लगते हैं और ये आपस में बात कर रहे होते हैं। नोरैन ये बता रही होती है कि उसके घर में काफी कुछ अजीब है। जब वो छोटी थी तो उसके पेरेंट्स उसे काफी सारे लड़कों से मिलाया करते थे ताकि वो उनमें से अपना कोई फ्यूचर हस्बैंड चुन सके। और नोरैन का मानना था कि वो आगे जाके इस सोच को बदलेगी और उसे भी अपने अंकल की तरह एक बहुत बड़ा रामेन का रेस्टोरेंट खोलना है, जहाँ पे वो खुद रामेन बनाया करेगी। और वो अपने घर वालों को दिखाना चाहती है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती। और जब कभी भी वो अपने घर वालों से परेशान होकर बाहर आया करती थी तो उसके अंकल उसे यहाँ पे रामेन खिलाया करते थे और फिर उसका
उसका दिमाग पूरा शांत हो जाया करता था। इसलिए वो भी चाहती है कि वो लोगों की हेल्प करे और उनके दुख दर्द बांटे। और जोजो उस पे कहता है, हाँ तुमने सही कहा, भले ही तुम बच्ची हो लेकिन तुम अपने डिसीजन खुद ले सकती हो। मुझे लगता है कि तुम जरूर आगे जाके कुछ बड़ा काम करोगी। और नोरेन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है। चलो कोई तो उसकी बात समझ रहा है। अब ये लोग वापस जाने लगते हैं। नोरेन उसे रुका के कहती है, एक चीज ध्यान रखना, अभी मैंने तुमसे बात कर लिया है तो ये मत समझना कि कल तुम क्लास में आकर मेरे से बात करने लग जाओ। ये बस एक इत्तेफाक था, ठीक है। जिसके बाद ये लोग घर जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि एक काले कलर की कार इस लड़की का पीछा कर रही है और अचानक से वो इसे किडनैप कर लेते हैं। जूजो भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। तभी उसका दोस्त उसे ये बताता है कि मैं इसकी नंबर प्लेट चेक कर रहा हूँ लेकिन ये भी फेक है। तभी जूजो की नजर एक बड़े से टावर पे जाती है और वो भागता हुआ उसके ऊपर चढ़ने लगता है। अब ऊपर आने के बाद वो चारों तरफ उस कार को ढूंढ रहा होता है और जैसे ही उसे वो कार दिखती है वो एक ट्रैकर उस पे लगा देता है, जिससे अब उसे नोरेन की लोकेशन अपने फोन पे दिख रही थी और वो एक ट्रक पे जंप लेकर वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि कुछ किडनैपर्स ने नोरेन को यहाँ पे किडनैप कर लिया है और एक जगह पे रखा हुआ है। तभी इनमें से एक बंदा ये कहता है, अरे यार क्या माल है, मुझे तो ये हाई स्कूल की लड़की नहीं लगती, ये तो काफी ज्यादा मैच्योर है, काश मैं इसके साथ शादी कर पाता। तभी यहाँ पे इनका एक बॉस आता है और वो इसे लात मारकर पीछे फेंक देता है और वो नोरेन से कहता है, तुम घबराओ मत, मैं इसे खत्म कर दूंगा, बस तुम मुझे उस ड्रग का फॉर्मूला बता दो जो तुम्हारे मॉम डैड ने इन्वेंट किया है। लेकिन नोरेन कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और वो बार बार इसी के बारे में पूछ रहा होता है और नोरेन भी यहाँ पे कुछ नहीं बताती। ये बंदा समझ गया था कि वो ऐसे कुछ भी नहीं बताने वाली और इस बंदे को इसकी कमजोरी पता थी, तो उससे कहता है, अगर तुमने मुझे वो फॉर्मूला नहीं बताया तो मैं तुम्हारे अंकल को 2 हिस्सों में काट दूंगा। लेकिन तभी अचानक जूजो यहाँ पे पहुँच जाता है और वो आते ही इन किडनैपर्स के बॉस को खत्म कर देता है और इसने नोरेन का फेस भी ढक दिया था ताकि उसे इसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता न लगे। अब इन सारे गुंडों ने उस पे फायर करने के लिए गन्स निकाल ली थी, लेकिन जूजो उनसे पहले ही सबको खत्म कर देता है। अब वो नोरेन से कहता है, चलो मैं तुम्हें एक राइड पे लेके चलता हूँ। अब वो नोरेन को एक ट्रॉली पे बैठा कर यहाँ से बाहर ले जाने लगता है। रास्ते में एक बंदा आता है और ये एक ही किक में उसे सेट कर देता है। ऐसे ही बाहर जाते जाते बहुत सारे बंदे आ रहे थे और ये सबको ही ठिकाने लगाते हुए जा रहा होता है और कुछ ही देर में ये सब किडनैपर्स को मारकर बाहर आ गया था। नोरेन एक ट्रॉली पे बैठी थी और बाहर आते आते उसका सर भी घूम गया है और उसे चक्कर आने लगते हैं। ओए प्लीज मुझे नीचे उतार दे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन बाहर आने के बाद ये देखता है उन किडनैपर्स का बॉस अभी जिंदा है और वो कार लेकर इन्हीं की तरफ आ रहा है। जूजो उस लड़की को वहाँ से साइड हटाता है और उस ट्रॉली को लेकर उस कार की तरफ फेंक देता है, जिससे यहाँ पे कार पलट जाती है और ये बंदा यहीं पे मारा जाता है। और फिर जूजो नोरेन को कुछ सुंघा के वहीं पे बेहोश कर देता है। फिर उसे याद आता है कि उसके पास एक बुक भी थी, शायद वो अंदर रह गई है, उसे वो वापस लानी होगी वरना काफी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। फिर हम जूजो को मैथ्स की क्लास में देखते हैं और इसे यहाँ पे मैथ कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है क्योंकि इसे इसकी बेसिक भी क्लियर नहीं है और इसमें हेल्प लेने के लिए ये अपनी एक्स वाइफ को कॉल लगाता है, लेकिन इसकी एक्स वाइफ इसे साफ मना कर देती है। जूजो देखो मैं भी काफी ज्यादा बिजी हूँ, क्यों ना तुम अपने टीचर की हेल्प लो, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। जूजो कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि वो मेरे से काफी छोटा है और अगर मैं उससे हेल्प लूंगा तो ये कुछ सही नहीं बैठेगा, लगता है यार अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद वो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर भी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पे एक लड़का आता है और वो जूसो से पूछता है, हे तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? जिस पे जूसो जवाब देता है, मैंने वैसे तुम्हें यहाँ पे कभी देखा नहीं है, लेकिन शायद तुम्हारा नाम शिराशी है। हाँ तुमने सही कहा, मेरा नाम शिराशी है और मैं तुम्हारा ही क्लासमेट हूँ। वैसे तुम मुझे काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो, बताओ कोई दिक्कत है क्या? और जूसो उसे सारा कुछ समझाने लगता है। क्योंकि शिराशी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था तो वो इसे मैथ्स समझाने लगता है और वो उसे बेसिक रूल्स भी बताता है जो कि मैथ्स में अप्लाई होते हैं और जूजो को ये सारा कुछ समझ आ रहा होता है और ऐसे ही वो सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता है और जूजो को ये देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसे शुक्रिया कहता है। जिसके बाद ये दोनों अब एक अच्छे दोस्त बन गए हैं और जूजो के यहाँ पे मैथ्स के जितने भी बेसिक थे वो अब क्लियर हो चुके हैं और उसकी मैथ्स भी अब स्ट्रॉन्ग होने लग गई है। अब कुछ दिनों बाद इनके स्कूल में एक टेस्ट होता है जिसमें जूजो के पूरे नंबर आए होते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो शिराशी के पास जाके उसे शुक्रिया बोलता है क्योंकि उसकी वजह से ये सारा कुछ हो पा रहा है। शिराशी कहता है, अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अब स्कूल के बाद ये दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। शिराशी जाते हुआ अपनी ड्रिंक किसी बंदे के लैपटॉप पे गिरा देता है। उस बंदे को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन शिराशी उससे माफी मांगता हुआ यहाँ से चला जाता है। अब ये लोग एक टेबल पे आके बैठ गए थे और क्या ऑर्डर करना है ये सोच रहे होते हैं। शिराशी यहाँ पे जूजो को बता रहा होता है कि उसकी लाइफ कैसी थी। दरअसल जब वो छोटा था
था तो उसकी मॉम तभी गुजर गई थी। उसके बाद उसकी दादी ने ही उसकी देखभाल की है, लेकिन अब वो भी बूढ़ी हो रही है। लेकिन ये चाहता है कि इसके पास कुछ ऐसे लोग रहें जो कि इसकी केयर भी करें और इसे पसंद भी हो। तभी पीछे से वो बंदा आकर इनकी बेइज्जती करने लगता है। अबे तुम दोनों ढक्कन हो क्या बातें कर रहे हो? ऐसा आज के टाइम में कुछ भी नहीं होता, सब भाई सेल्फिश हैं, सारे अपने काम में लगते हैं, कोई तेरे पास आके तेरी केयर नहीं करेगा, ठीक है समझ गया तू? ये सुनकर जूजो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इसके दांत तोड़ दूं। शिराशी उसे शांत कराता है, नहीं रुको। लेकिन ये बंदा भाई जूजो की भी बेइज्जती करने लगता है। अबे वो डबल बैटरी तेरी अभी चार्ज कर दूंगा यहीं पे। अब ये सुनकर शिराशी को गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है। अबे वो सुन, चुप हो जा सातवीं फेल, वरना मैं तेरे मुंह पे पेशाब कर दूंगा। अब भाई ये दोनों यहाँ पे लड़ रहे होते हैं। सभी लोग इन्हें देख रहे थे क्योंकि एक फैमिली रेस्टोरेंट होता है और यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग इस बंदे को ही सुनाने लगते हैं। पता नहीं ये कैसा छपरी है, मारो इसके, 2 थप्पड़ दो इसके। अपने आप को तेरे नाम समझ रहा है क्या? इतनी बेइज्जती सुनने के बाद इस बंदे को यहाँ से जाना पड़ता है। अब शाम होने के बाद ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं और इन्होंने मस्त खाना खा लिया होता है। तभी हम उस छपरी को देखते हैं जो की साइकिल लेकर इनका पीछा कर रहा होता है। जूजो अपने बैग से एक कंपास निकालता है और इसकी साइकिल में फेंक के मारता है। इससे इसकी साइकिल का टायर यहाँ पे अटक जाता है और ये बंदा उड़ता हुआ सीधा पानी में जाके गिरता है। ये सुनकर शिराशी कहता है, क्या पानी में कुछ गिरा है? जूजो कहता है, अरे कुछ नहीं, ये तो बस एक किसी ने पत्थर फेंका है। फिर हम जूजो का पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो अपनी बेटी से बात करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसके बॉस का फोन आता है और उसे काम के लिए यहाँ से जाना पड़ता है। फिर प्रेजेंट में जूजो अब सो रहा होता है। उसे ये सपना आ रहा था कि वो अपनी बेटी से बात कर रहा है, लेकिन जैसे उसका दोस्त इसके रूम में एंटर करता है वो देखता है इसका रूम काफी ज्यादा गंदा है, मतलब कि चारों तरफ किताबें और कचरा ही भरा पड़ा है। और कोतात्सु अपने बॉस से कहता है, बॉस ये क्या हालत बनाई हुई है, इससे अच्छे तो जानवर रहते हैं। और भाई जूजो उसे ऐसा जवाब देता है कि ये बंदा भी सोच में पड़ जाता है। वो बोलता है, अबे यार ये काम मर्दों के नहीं है, ये सारा कुछ तो बस औरतें करती हैं। और कोतात्सु सोचता है, औरतों के काम है सफाई करना और मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कि क्या मैं भी एक औरत? तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं भी एक औरत हूँ? अब जूजो स्कूल आ गया था। वो देखता है कि यहाँ पे सारे के सारे बच्चे कोई ना कोई क्लब ज्वाइन कर रहे हैं। जिसके बाद वो शिराशी के पास आता है और वो उसे काफी सारे क्लब्स दिखाता है। शिराशी उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें हाउस होल्ड वाला क्लब ज्वाइन करना चाहिए, इससे तुम घर के काम भी सीख जाओगे। और जूजो यहाँ पे फिर से वही बात बोलता है, अरे ये काम मेरे बस के नहीं है, ये काम तो सारे लड़कियों के हैं। तभी यहाँ पे शिराशी की बहन आ जाती है और वो कहती है, क्या तुम मेरे क्लब की बात कर रहे हो? हाँ, मैं उसमें काफी कुछ सिखाती हूँ, जैसे घर में कैसे काम करना है और क्या क्या काम करना है। और शिराशी की बहन इस क्लब की प्रेसिडेंट थी, तो वो जूजो के सामने ऐसी शर्तें रख देती हैं जिसे ना चाहकर भी उसे इस क्लब में जाना पड़ता है। उसने सीधा बोल दिया था, अगर तुम्हें मेरे भाई का दोस्त रहना है तो तुम्हें इस क्लब को ज्वाइन करना होगा और जो मैं कहूँगी वो सारा काम करना होगा। अब क्लब के पहले दिन इन्हें एक डिश बनानी थी। जूजो को यहाँ पे कुछ भी बनाना नहीं आता, लेकिन लोग उसकी काफी ज्यादा मदद करते हैं और वो यहाँ पे एक काफी अच्छी सी डिश बना लेता है। और जब वो इसे टेस्ट करता है तो उसे ये काफी ज्यादा अच्छी लगती है। जिसके बाद जूजो अब शिराशी की बहन के पास जाकर कहता है, तो ये सारा कुछ हो गया है ना, क्या अब मैं जा सकता हूँ? लेकिन वो उसे यहाँ पे मना करती है, नहीं अभी नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये अब घर जा रहा है और इसके हाथ में वही खाना है जो इसने बनाया होता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जब जूजो को उसकी एक्स वाइफ का कॉल आया होता है, क्योंकि इसने वो खाना अपनी एक्स वाइफ और अपनी बेटी के लिए भेजा होता है और उन्हें ये खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर हम देखते हैं कि शिराशी की बहन ने उससे कहा था कि हम जो भी काम करते हैं वो अपनों के लिए करते हैं और तुमने पहली बार कुछ खाना बनाया है तो तुम्हें ये उसके साथ शेयर करना चाहिए जो कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। जूजो की लाइफ में ज्यादा बंदे नहीं है, बस वो अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसने ये खाना अपनी एक्स वाइफ और अपनी बेटी के लिए भेजा था। और उसकी बेटी भी उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि उसे ये खाना काफी ज्यादा अच्छा लगा होता है। जूजो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। और अब अगले दिन स्कूल आने के बाद वो सबसे पहले यहाँ पे क्लब ज्वाइन करने का फॉर्म भर के शिराशी की बहन को दे देता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। और उसे स्कूल में नोरेन भी मिलती है। ये उससे बात करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो इसे साफ मना कर देती है। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? और कोतात्सु भी कहता है, बॉस आपने तो इस लड़की के सामने अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती कराई हुई है। अब कोतात्सु के लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आई होती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जूजो भी पूछता है, अब यार क्या हुआ है, मुझे भी तो बताओ। और कोतात्सु उसे ये बताता है, बॉस अगर आपको सारा कुछ ठीक करना है तो आपको नोरेन से शादी करनी होगी। अब ये क्या बक रहा है, तुझे पता भी है मैं एक 40 साल का बुढ़ा हूँ और मेरी एक्स वाइफ भी है, एक छोटी
बच्ची भी है और मैं कैसे इस जवान लड़की से शादी कर लूं? क्या तेरा दिमाग ठिकाने पे है? और कोतात्सु कहता है हाँ बॉस मैं सारा कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ठीक होना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। और क्या आपको याद है कि उस किडनैपर के बॉस ने भी कहा था कि नोरेन के पास शायद कुछ ऐसा ड्रग है जिससे आप शायद ठीक हो सकते हो, तो आपको उससे शादी करनी होगी। लेकिन वह जूसो यहाँ पे टालता हुआ कहता है अबे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये चंपू रामेन खाने के लिए उसी के अंकल के रेस्टोरेंट में आ गया था और वो यहाँ पे मस्ती से रामेन खा रहा होता है क्योंकि यहाँ की रामेन उसे काफी ज्यादा पसंद है। ये खाने के बाद वो नोरेन को पैसे देकर यहाँ से जा रहा होता है। नोरेन के अंकल उससे ये कहते हैं नोरेन काफी ज्यादा रात हो चुकी है तो तुम्हें भी अब घर चले जाना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों ही साथ में घर जाने लगते हैं और नोरेन रास्ते में काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है अरे पता नहीं मेरे पापा को मेरे से क्या परेशानी है, वो हर बार मुझे कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, इतनी जल्दी घर बुला के वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं। लेकिन जूजो तो उसकी बातें सुन ही नहीं रहा था। नोरेन को पहले गुस्सा आता है लेकिन बाद में वो इस बात पे हंसने लगती है। अब स्कूल में सभी लड़के नोरेन और जूजो के पीछे भाग रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि जूजो नोरेन से बात करता है और ये नोरेन को प्रपोज करने के चक्कर में है। जिसके बाद ये दोनों आकर एक जगह पे छुप गए थे। नोरेन काफी ज्यादा परेशान होती है और वो जूजो से माफी मांगती है कि उसकी वजह से इसे भी बीच में फंसना पड़ रहा है और वो उससे एक हेल्प ही मांगती है और वो जूजो से कहती है जूजो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, क्या तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बन सकते हो। और जूजो भी सोच में पड़ गया था जिस चीज से वो भाग रहा है ये वही करने को इसे कह रही है। जूजो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भाई ये फेक रहेगा। और जब ये नाटक शुरू होता है अगले ही पल इसकी गेम यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। कुछ लड़कों ने यहाँ पे जूजो को पकड़ लिया था क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि जूजो नोरेन का बॉयफ्रेंड है और वो उसे ये कह रहे होते हैं ओए तेरा बहुत हो गया है, तू नोरेन से दूर रह या फिर तेरे पास एक और ऑप्शन है, तुझे हमारा सबका काम करना होगा, बता क्या तुझे ये मंजूर है। लेकिन भाई जूजो उनकी कोई भी बात नहीं मानता और वो वहाँ से जंप लेकर यहाँ से निकल जाता है। और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि जूजो ने तीसरी मंजिल से जंप मार दिया है। अब ये क्लासरूम में आ गया था और चिंकी मिंकी आकर इसे ये समझाने लगती है कि हमारे स्कूल में काफी सारे ग्रुप्स है, लेकिन इनमें से ये यूनिकॉर्न ग्रुप है जिसमें सभी लोग काफी ज्यादा स्मार्ट हैं, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और ये सारे लोग नोरेन में इंटरेस्ट रखते हैं, इसी वजह से ये लोग तुम्हें बुली कर रहे थे। अभी अपने घर आ गया था। यहाँ पे कोतात्सु अपने बॉस से कहता है बॉस मैंने देख लिया है कि तुम उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहे हो और लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुम उसके लिए सीरियस नहीं हो तो तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं बनना चाहिए, इससे तुम्हें ही प्रॉब्लम हो सकती है। जूजो कहता है हाँ यार मैं उससे शादी नहीं करने वाला, मैं बस उसकी हेल्प कर रहा हूँ। कोतात्सु कहता है वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उसकी ऐसे ही हेल्प करते रहोगे तो इससे आप ही खतरे में पड़ सकते हो। और वो ये भी कहता है कि मुझे नोरेन के लिए थोड़ा बुरा लगता है कि उसके साथ क्या क्या होता है, लेकिन आपको पता है ना कि उसकी फैमिली की वजह से वो भी खतरे में पड़ सकती है क्योंकि उनके पास एक ऐसा ड्रग है जिससे शायद कुछ बहुत बड़ा किया जा सकता है और इसलिए अंडरवर्ल्ड के सभी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं और वो डायरेक्ट हमला ना करके स्कूल में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं जो नोरेन को अपने प्यार में फंसा के उससे शादी कर सके ताकि वो उससे वो ड्रग काफी आसानी से निकलवा सके। फिर अगले दिन नोरेन जूजो से ही बात कर रही होती है और वो उससे कहती है जूजो मुझे पता है कि जब से तुमने ये नाटक किया है तुम्हें काफी कुछ सहना पड़ रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब तुम ये नाटक बंद कर दो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़े। और हाँ अब मैं क्लब में आना भी बंद कर दूंगी, अब ये सारा कुछ मुझे ही हैंडल करना होगा। और वो इससे दूर रहने का ट्राई कर रही होती है ताकि ये बीच में घसीटा ना जाए। और जूजो यहाँ पे कुछ भी नहीं कहता। नोरेन यहाँ से जाने ही वाली होती है तभी एक लड़का आकर उससे ये कहता है हे नोरेन तुम कैसी हो, क्या तुम मेरे साथ आज डेट पे चलोगी। नोरेन उसे मना कर देती है लेकिन ये बंदा बार बार उससे पूछ रहा होता है और ऐसे कर करके ये उसे परेशान कर रहा होता है। जूजो उसे रुकाते हुए कहता है ओए ये क्या कर रहा है, अभी भी हम एक दूसरे के साथ हैं तो मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहे। और नोरेन भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि नोरेन ने उसे ऐसी एक्टिंग करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी जूजो से यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये बंदा अब गुस्सा हो गया था और वो उससे कहता है अबे सुन बे चूजे, तेरे जैसा मरियल इसे क्या ही प्रोटेक्ट करेगा, देख मैं तो जिम भी जाता हूँ और मैं आसानी से इसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जूजो कहता है हम दोनों अभी भी रिलेशन में हैं तो तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये बंदा अपनी पावर दिखाने के लिए जूजो पे अटैक करता है, लेकिन जूजो एक ही हाथ से उसके पंच को रोक लेता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि सामने वाला बंदा काफी टाइम से जिम जा रहा है और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है, लेकिन जूजो ने आसानी से उसके पंच को रोक लिया और नोरेन यहाँ पे उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब अगले दिन नोरेन जूजो से ये पूछती है
ही तुम्हें क्या हुआ है? तुमने कल उस लड़की को काफी आसानी से रोक लिया, कहीं तुमने कोई टॉनिक तो नहीं पी लिया जिससे तुम्हारे अंदर सुपर पावर आ गई? जूजो कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मेरा लक था, वो गलती से मैंने उसका पंच रोक लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नूरेन को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही थी, जिसके बाद वो उसे बताती है, दरअसल मेरे डैड ने मुझे एक पेन भेजा है ताकि मैं उसे दे सकूं जिसे मैं डेट कर रही हूँ, और ये फाउंटेन पेन होता है जो कि वो जूजो को देती है। अब इनको ये समझ नहीं आता कि उसके डैड ने इन्हें ये पेन क्यों भेजा, जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ मतलब होगा। अब ये तो आगे जाके ही पता लगेगा। फिर हम क्लासरूम में एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम है शिन, जो कि देखने में थोड़ा सा स्मार्ट लग रहा होता है और हाँ थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी। लेकिन जब ये अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है तो इसके चाल ढाल ही यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। ये पूरा कंफ्यूज हो गया था, इसे समझ भी नहीं आ रहा था कि इसे करना क्या है। जैसे कि कोई बंदा एकदम से पगला जाता है, वैसे ही इस बंदे के साथ हो रहा था। तो टीचर इसे बैठने के लिए कहता है, अबे बस बे बस, हो गई तेरी एक्टिंग, चल जाके बैठ। इस चंपू का तो पहली बार में ही ऑरा माइनस में चला गया। जिसके बाद अब ये नोरेन के साइड में जाके बैठ जाता है और अब इसकी और भी ज्यादा सुलगने लगती है। मतलब भाई इसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़की के साइड में बैठ के इसे क्या करना चाहिए। ये वहाँ पर और भी एक्टिंग कर रहा होता है। मतलब भाई ये थप्पड़ थप्पड़ खा के जाएगा आज घर। अब भाई ये कंफ्यूज था कि इसे बोलना क्या है। जिसके बाद भाई वो यहाँ पे लेटर पे कुछ लिख के नोरेन को देता है, जिसमें ये लिखा होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्लीज क्लास के बाद तुम मुझे पार्क में मिलना। मतलब भाई जैसी इसकी हरकतें लग रही है ना, सामने तो इससे कुछ बोला नहीं जा रहा, अगर वो ग्राउंड में इससे मिलने के लिए आ गई ना, ये तो चड्डी में कुछ ना कुछ कर देगा, देख लेना। अब उससे मिलने जाने से पहले नोरेन जूजो के पास आई होती है और वो उसे सारा कुछ समझा देती है और उसे अकेले जाने में ठीक नहीं लग रहा होता है, तो इसलिए वो जूजो को अपने साथ ले जाने वाली है। और जैसे ही यहाँ से जाने वाले होते हैं, शिन उनके पीछे ही खड़ा होता है, जो कि भाई बच्चों वाला निप्पल चूस रहा होता है। ये लोग उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, खासकर नोरेन। और जूजो भी ये सोच रहा होता है, अबे यार ये क्या बंदा है, साला भूत की तरह है, अभी तो यहाँ पे नहीं था, एकदम से यहाँ पे प्रकट हो गया, मुझे तो भाई ये ठीक नहीं लग रहा है। जिसके बाद भाई वो सीधा ही नोरेन को प्रपोज करने लगता है। नोरेन प्लीज मेरी सपनों की रानी, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और वो यहाँ पे निप्पल चूस रहा होता है और वो कहता है, ये निप्पल मेरी नर्वसनेस को कंट्रोल करने का काम करता है, प्लीज इसे इग्नोर करना। और जूजो को भी समझ नहीं आ रहा होता है अभी ये बंदा है या सर्किट है, पता नहीं इसका सिस्टम किस तरह का है। और नोरेन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसके एक जोरदार पंच मारती है, जिससे ये बंदा यहीं पे ढेर हो जाता है। लेकिन भाई ये पगलेट मतलब कि मानने के लिए तैयार नहीं था। मतलब कि ये बंदा पहले ही कितना गिरा हुआ है और नीचे गिरे हुए भी ये यहाँ पे स्माइल कर रहा होता है। और नोरेन उसे काफी ज्यादा सुनाती है कि अभी तक उसे काफी सारे लड़कों ने प्रपोज करने का ट्राई किया है, लेकिन उसने सबको ही मना कर दिया है क्योंकि कोई भी उसे परफेक्ट नहीं लगा। अब ये बंदा खड़ा होकर कहता है, तो ये चंपू सा, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसमें ऐसा क्या खास है? और वो उस पर अटैक भी कर देता है। जूजो उससे बच गया था। शिन कहता है, मैं इसे चैलेंज करता हूँ, ये मेरे से फाइट करे, अगर मैंने इसे फाइट में हरा दिया तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी, और इसके पास जो फाउंटेन पेन है ये जिसके पास होगा उसी की तुम गर्लफ्रेंड होगी, और ये पेन उसका ऑफिशियल प्रूफ है। अब जूजो को भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि अगर वो हार गया तो नोरेन उसके हाथ से चली जाएगी, इसलिए वो इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन भाई ये बंदा भी काफी ज्यादा खतरनाक है, और हमें ये भी पता लगता है कि ये फाउंटेन पेन जिस भी बंदे के पास होता है तो ये उस लड़की का फियांसे होता है, इसलिए इस पेन को रखा जाता है और ये एक स्पेशल पेन है। और सभी लोग अब इनका मजाक बना रहे होते हैं क्योंकि ये तो अब जाने वाला है। अब इनकी बैटल यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। शिन जूजो से कहता है, ये लो निप्पल, इसे तुम्हें लगा के रखना है। भैंस की टक्कर ये भी अपनी तरह ही से निप्पल देने वाला है, और वो बताता है कि ये डुएल 1 घंटे तक चलने वाला है, और जो भी यहाँ पे विनर बनेगा नोरेन उसकी होगी। और ये ठरकी नोरेन के पास जाके दोबारा से उसे प्रपोज करता है, नोरेन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हारी गोद में सर रख के सोना चाहता हूँ ठंडी ठंडी हवाओं में। और इनकी बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। शिन एक निप्पल लेकर अब जूजो के पीछे भाग रहा होता है, और 1 घंटे के अंदर उसे ये निप्पल उसके मुंह में लगाना है। अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो जीत जाएगा, और अगर जूजो उससे बच गया और निप्पल उसके मुंह में नहीं लगा तो जूजो यहाँ पे जीत जाएगा। शिन भाई काफी ज्यादा तेज होता है, लेकिन जूजो भी उसके सारे अटैक से डॉज कर रहा होता है, और ये भाई बहुत ज्यादा तेज था। जूजो काफी तेज भाग रहा होता है, लेकिन ये उसी का पीछा कर रहा होता है, और इसके अटैक भी काफी ज्यादा खतरनाक थे। लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा शौक थे कि ये दोनों एक लड़की के पीछे पागल हो गए हैं। कभी ये क्लास में जाते तो कभी ये बाहर लड़ते, और ऐसे ही ये उसका पीछा करते हुए एक रूम में आ गया था। यहाँ पे भी वो उसके मुंह में निप्पल डालने का सोच रहा होता है, लेकिन ये एक मूर्ति के मुंह में डाल देता है। जिसके बाद ये अब एक रूम में आ गए थे। वही शिन इसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है, वो लगातार इस पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन जूजो भी काफी ज्यादा तेज था। शिन उससे ये कहता है, नोरेन से मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरी फीलिंग तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फीलिंग नोरेन के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? अब भाई जूजो ये सुनकर सोचने लगता है, अबे ये क्या कह रहा है, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं है, और नोरेन को मैंने कभी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोचा भी नहीं था। मेरी तो एक एक्स वाइफ है और एक बच्ची है जो कि इसी की एज की है, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, ये तो गलत होगा।
फिर हम बाहर का सीन देखते हैं। अब टाइम यहाँ पे खत्म होने वाला है। अब ऐसे ये लड़ते हुए बाहर आ गए थे। सभी लोग ये देख रहे होते हैं कि अभी तक जोजो यहाँ पे सेफ है। भाई शिन उस पर दोबारा अटैक कर रहा होता है। इस बार तो उसने एक ट्रैप बनाया होता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि जोजो इस बार फंसने वाला है। काफी सारे निप्पल उसकी तरफ आ रहे होते हैं। जोजो जंप लेकर उससे बचता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रैप भी था जिसमें शिन उसे फंसा लेता है। उसके हाथ यहाँ पे बन गए थे और एक निप्पल उसकी तरफ काफी तेजी से आ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पे एक थ्रेड बीच में आ जाती है जिसकी मदद से ये निप्पल यहीं पे रुक जाता है और टाइम भी यहाँ पे एंड हो जाता है। यानी कि जोजो इस चैलेंज को जीत गया है। और फिर शिन को यहाँ पे समझ आता है कि आखिरकार हुआ क्या था। जब जोजो ने जंप ली थी तो उसने एक थ्रेड पीछे फेंक दिया था जिसकी मदद से ये निप्पल यहाँ पे रुक गया और वो इस चैलेंज को जीत गया। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और भाई शिन यहाँ पे रो रहा होता है कि उसने अपने प्यार को खो दिया। जोजो उससे ये कहता है, मुझे पता नहीं कि मेरी फीलिंग तुम्हारे से स्ट्रॉन्ग है या कम है, लेकिन मुझे इतना क्लियर हो गया है कि मेरे अंदर नोरेन के लिए कुछ फीलिंग है जो कि अभी अभी मुझे पता लगा है। और वो सोचता है कि ये फीलिंग कुछ ऐसी नहीं है कि वो उससे प्यार करता है, ये फीलिंग कुछ ऐसी है कि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है ताकि उसके सामने कोई भी दिक्कतें ना आए। जो कुछ भी वो अपनी वाइफ के लिए नहीं कर पाया वो सारा कुछ उसने आज इसके लिए किया। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये फुद्दू इनके क्लब में भी पहुंच गया है और ये नोरेन का अब भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो किल ब्लू एनिमे का फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो गाइस आपको ये एनिमे कैसे लगी कमेंट करके जरूर से बताना और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना। बाकी गाइस ये एक ऑनगोइंग एनिमे है तो इसलिए जितने भी इसके अभी तक एपिसोड आए थे सारे ही मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं और जैसे ही नए एपिसोड आएंगे तो उनको भी मैं कवर कर दूंगा। बाकी आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर, बाय बाय।